फेंसिंग बांग्लादेशियों को रोक नहीं सकती। मतलब बेशर्मी का आलम देखिए, बांग्लादेश ने सरकारी रूप से इस बयान के बाद ये मान लिया कि बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसपैठ होती है। कमाल है मतलब। Subhendu Adhikari, following his cabinet's first meeting which was held today, he has given an order to the transfer of land to the BSF within 45 days for fencing with the border with Bangladesh. In his very first cabinet meeting, he has given the nod to transfer land to BSF for fencing with the border with Bangladesh. The West Bengal cabinet also announced a major decision on border security. Subhendu Adhikari, remember, has promised to allot the required land to border security forces or the BSF for fencing along the Bangladesh border within 45 days. दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए एक ऐतिहासिक आदेश पास किया गया। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को फेंसिंग के काम के लिए जरूरी जमीन, जब उनका पतन होता है तो फिर वहां पे उनके बेडरूम और उनके कहां जो सोना और हालांकि दिल्ली में भी हमने देखा ही है, दिल्ली में भी एक मिलता जुलता व्यक्ति है, तो इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। और जो शमीम अहमद है, इनकी तो विशेषताएं और भी हैं। तृणमूल की तो पूरी देश को पता चल चुका है कि कैसे जो अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता था जिसमें सोने की तस्करी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल फंटस में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी न्यूज है और अंजू पंकज और आरजे रौनक जो है, इन दोनों का वीडियो कोलैब किया हुआ है और बहुत ही अच्छी फनी वीडियो है और बंगाल न्यूज के लेकर है। तो आप लोग देखिए, बहुत ही मस्ती भरा वीडियो है भाई। Border security, Subhendu Adhikari, remember, has promised to allot the required land to border security forces or the BSF for fencing along the Bangladesh border within 45 days. दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए एक ऐतिहासिक आदेश पास किया गया। सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को फेंसिंग के काम के लिए जरूरी जमीन 45 दिनों के अंदर हैंडओवर करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें 31 मार्च 2026 तक लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था। पिछले लगभग एक दशक से लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस पेंडिंग था क्योंकि बंगाल में ममता सरकार के अंडर ये जमीनें नहीं दी गई थी। रीजन क्या था ये सब लोग जानते हैं, जिसे अब की राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के हित में प्रायोरिटी दी है। अभी बॉर्डर के इलाके काफी मुश्किल इलाके, आमतौर पर लोग फिल्मों में जमीन और पानी को ही बॉर्डर मानते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच कई इलाके दलदल वाले हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स में से एक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा बॉर्डर का हिस्सा रिवराइन बॉर्डर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। जी ये बॉर्डर इतना लंबा है। इस सीमा का लगभग 900 किलोमीटर हिस्सा जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और अनगिनत सहायक नदियां इस इलाके से गुजरती हैं। पानी के ऊपर परमानेंट फेंसिंग लगाना इंजीनियरिंग के लिहाज से असंभव है, जिससे यहां घुसपैठ और तस्करी का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत है, जो इसे बाकी सीमाओं से भारत पाकिस्तान से अलग बनाती है। बॉर्डर के दोनों तरफ सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां घर और खेत इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर या 150 गज के दायरे में लोकेटेड है। पश्चिम बंगाल के 9 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इस समस्या से सीधे प्रभावित। यहां फेंसिंग लगाने का मतलब है कई बार भारतीय नागरिकों को ही फेंसिंग की दूसरी तरफ यानी जीरो लाइन और बाढ़ के बीच छोड़ देना होता है, जो सुरक्षा और ह्यूमैनिटी दोनों के लिहाज से एक कठिन काम है। उधर दक्षिण में सुंदरबन का बड़ा मैंग्रोव जंगल और दलदली इलाका है जहां जमीन स्टेबल नहीं है। यहां न तो कंक्रीट की दीवार बनाई जा सकती और न ही सामान्य कंटीले तार टिकते हैं। पहाड़ियों, घने जंगलों और चाय के बागानों के कारण ये बॉर्डर पोरस यानी काफी छेद वाली है, जिससे छिपकर निकलना आसान हो जाता है। अब आपने बॉर्डर्स की कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ ली दोस्तों, इन घुसपैठियों की तड़प समझना भी आपको आसान हो ही जाएगा। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सत्ता परिवर्तन के दौर में अक्सर कट्टरपंथी एलिमेंट्स का प्रभाव बढ़ता है। जब भी वहां शासन व्यवस्था में कट्टरपंथियों को जगह मिलती है तो वो भारत विरोधी नैरेटिव तेज कर देते हैं। ये एलिमेंट्स और ये लोग न केवल हिंदुओं को निशाना बनाने वाले भाषण देते हैं, बल्कि सीमा पार घुसपैठ को एक धार्मिक या स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में भी देखते हैं। घुसपैठियों को डेमोग्राफिक वॉरियर के रूप में भी पेश किया जाता है, जिससे भारत के बॉर्डर स्टेट्स स्पेशली पश्चिम बंगाल और असम की डेमोग्राफी को अफेक्ट किया जा सके। अब इसका एग्जांपल देखिए, बांग्लादेश का एक रेडिकल इंसान कहता है कि अगर बंगाल में एक भी इलीगल बांग्लादेशी मुसलमान को हाथ लगाया गया तो वो बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर देगा। ये देखिए, पश्चिम बांग्लाয় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। इसके अलावा बांग्लादेश में इंकलाब मंच नाम का एक इवेंट हुआ जहां एक 1.5 पसली का नेता क्या बोल रहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। कहता है भारत की मिसाइल ताकत बांग्लादेश के लिए खतरा है। समझ में नहीं आता कि जिसको हम एक फूंक में उड़ा दें और बंगाल की खाड़ी में आदमी जा गिरे, उसके लिए हम अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर्स काय को खर्च करेंगे बताइए। বর্ডারে হত্যা করে এবং মিসাইল টেস্ট করে তারা বোঝাতে চায় যে তারা বাংলাদেশকে সিকিমের উদাহরণ দিতে চায়। अब इन आदमी को सुनिए जो बंगाल के मुख्यमंत्री को कह रहा कुछ। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু, এই কুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। আমরা বলি কুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশে ঢুকতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নেবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদেরকে শহীদ করে জমানো যাবে না। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান সাঙ্গ জাতি একবার ফুঁসে উঠলে এই কুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই। সমস্ত दोस्तों, जिनको बकवास करनी वो तो करते रहेंगे और हर तरीके से करते आए हैं। आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों के नजरिए से देखिए तो बांग्लादेश की चिंता उनकी बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है भैया वहां पे। बांग्लादेश की जनसंख्या डेंसिटी लगभग 1265 पर पर्सन पर स्क्वायर मीटर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके उलट भारत के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उन्हें आसान लगती है। आर्थिक रूप से बांग्लादेश अपनी कपड़ा अर्थव्यवस्था और रेमिटेंस पर निर्भर है, लेकिन इंस्टेबिलिटी के समय वहां की कट्टरपंथी
वामपंथी यानी रेडिकल ताकतें जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत को एक आक्रामक पड़ोसी के रूप में बताया करती हैं। बाकी इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो कई सारे ऐसे सच सामने आएंगे जो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल कर देंगे। कई इतिहासकार कहते हैं कि 1947 का बंगाल पार्टीशन कई मायनों में अधूरा या अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। इतिहास गवाह है कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी 16 अगस्त 1946 के दौरान मुस्लिम लीग ने सोना और हालांकि दिल्ली में भी हमने देखा ही है, दिल्ली में भी एक मिलता जुलता व्यक्ति है, तो इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। और जो शमीम अहमद है, इनकी तो विशेषताएं और भी हैं। तृणमूल की तो पूरी देश को पता चल चुका है कि कैसे जो अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता था जिसमें सोने की तस्करी होती थी, थाईलैंड से आते थे, उनको पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर मिलता था, एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो शमीम अहमद है, शमीम अहमद की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़े इनका वो काम नहीं है, लेकिन इनका काम सबसे महत्वपूर्ण था तृणमूल की पूरी व्यवस्था में, जिसके कारण तृणमूल हमेशा सत्ता में रह सके। 10-15 साल तक उसने शासन किया इसी व्यवस्था के आधार पर, और आगे भी वो 15 साल क्या 50 साल तक वो सत्ता में रहे। इस व्यवस्था को शमीम अहमद जी चलाते थे। हावड़ा के पास एक शिवपुर नाम की जगह है और वहां के ये वासिंदे हैं। और ये इनको कहा जाए जिसके लिए चुनाव के दौरान जो पूरी तरह से बमबाजों का जो उनकी टोली थी जो मोटरसाइकिलों पर निकलती थी, और उनको चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पे ही रोक लगा दी और वो लाचार हो गए थे, वो बम नहीं फेंक पाए थे। पूरे बंगाल चुनाव में बमबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, कहीं पे भी कोई कंट्री मेड बम किसी ने किसी पर नहीं फेंका। ये वही सज्जन है, उसी व्यवस्था के सरगना, उसी व्यवस्था के कर्ता धर्ता, उसी व्यवस्था के संचालक शमीम अहमद जी। तो अब इनको जो है, और इनकी विशेषता ये कि रामनवमी पे जो हमले होते थे हावड़ा में हर साल लगभग 3-4 सालों में, और ये इनको एनआईए भी अरेस्ट कर चुकी है। चूंकि राज्य सरकार से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता है, कोई जांच में कोई नहीं, तो छूट ही जाएंगे तो छूट जाते थे। लेकिन अंततः ये रामनवमी पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे। ये चुनाव में बमबाजों के सरगना थे। कहां पे कौन तैनात होगा, कहां पे किस जगह कौन बम फेंकेगा, उनकी ड्यूटी लगाना इन्हीं का काम था। तो ये ममता बनर्जी के किसी मंत्री और किसी भी दूसरे पार्टी के पदाधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसपे तीसरे चौथे दिन ही देखा जाए तो जिसपे तक प्रशासन और पुलिस का शिकंजा पहुंच गया। अब मजेदार इनका ये जो तहखाना है वो है, क्योंकि जब देखिए सच्चाई यही कि पुलिस को सब पता होता है। जो स्थानीय पुलिस जानती है कि कौन कितने उसमें है, कितने पानी में है, तो पुलिस सीधे इनके जो एक लकड़ियों का ढेर उन्होंने बना रखा था और ये इनकी अय्याशी की जगह थी। अब देखिए ऐसे दृश्य हम तो फिल्मों में देखते थे। अभी कुछ दिन पहले जो एक बंगाल फाइल्स फिल्म आई थी जो विवेक अग्निहोत्री की, उसमें भी दिखाया इसी तरीके का कि एक दृश्य एक मुस्लिम नेता है जिनके पास जब वो जाते हैं जब जांच एजेंसी, और वो किस तरीके से अय्याशी से पूरे जीवन को जी रहा है। तो ये बिल्कुल वही दृश्य है कि जिसमें उसके पास सोने का बिस्तर है, सोने की गोल्ड प्लेटेड चादरें भी देखिए, भगवान जाने सोने की चादरों पर सोता कैसे रहा होगा ये। और मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और यहाँ देखिए क्या अय्याशी है। मतलब असली बंगाल में तो मतलब क्या कहें, इसको तो राम राज आया हुआ है कि एक छोट भैया, एक बमबाज, एक गुंडा जो है वो सोने पे सो रहा है। तो बाकी यूपी और बाकी बिहार के गुंडे जो हैं और बदमाश और जितने भी होंगे इसकी किस्मत पे जल रहे होंगे कि भाई इतना तो पैसा हमने बटोरा ही नहीं। तो ये है इनके, तो खैर अब इनकी पाप की लंका, सोने की लंका, वहां पर अब ये जलने का समय आ गया। पुलिस पहुंच चुकी है। वही पुलिस जो तक इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जो इनके बमबाजी में इनको बचा रही थी, जो एनआईए से बचा रही थी, अब वही पुलिस जो है जूते पहन के इनके इस शीश महल कहें या स्वर्ण महल कहें, जो भी कहें, उसमें पहुंच गई है। और अब इसका क्या होगा अब आप जानती हैं कि अब कोई बचाने वाला उनका है नहीं। बाकी ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है पूरे बंगाल में ऐसे नमूनों की, ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। अभी सैकड़ों कहानियां अगले लंबे समय तक ही आएंगी। ऐसे हर जो छोटा मोटा जो टोलाबाज हो या फिर जो इनका जो बूथ लेवल का जो एक कार्यकर्ता होता था, वो छोटा मोटा धनपशु है। भले ही बंगाल में लोग गरीब थे, भले लोगों के पास व्यापार नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन ये लोग तो पूरे सोने चांदी में तुल रहे थे। तो उनका भी ये सोना चांदी निकलेगा तो अच्छा ही है, देश देखेगा ये तमाशा। और पहले भी देखा है, क्योंकि जो जिस तरीके से गायों की तस्करी में जो अड़ुरत मंडल का नाम था, नोटों के पूरे बंडल मिलते थे, इसी तरीके से बाकी भी इनके जितने भर्ती घोटालों में इन्होंने जितने करोड़ों लाखों रुपए का जो घोटाला किया, उसमें भी कितनी बरामदगी सबने देखी है मीडिया में। तो ये अभी शुरुआत है, अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी तो ये पार्टी शुरू है, लेकिन जैसे आपने बमबाजों का जिक्र किया, हमने चुनाव के दौरान भी बात की थी, 800 बमबाज पकड़े गए थे। और आप याद कीजिए कैसे कल्याण बनर्जी चीखते चिल्लाते कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे कि अगले 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ नाम दिए थे उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कि इनको ना गिरफ्तार किया जाए। तो तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही कहा था ना कि जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर ये शमीम अहमद जो है ये अगर सरगना है उन बमबाजों का, तब तो ये बड़े सारे राज खोलेगा पुलिस के सामने, बताएगा कैसे नेटवर्क काम करता था, कहां इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। क्योंकि चुनाव के दौरान एक भी धमाका तो नहीं हुआ, एक भी बम ये फेंक नहीं पाए, लेकिन मिले तो थे ना, बरामद तो हुए थे बम। तो किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये सारे राज। हेलो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।